रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन वॉर के बाद ईरान इजराइल वॉर, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? Israel has launched an attack on Iran. In an Israeli attack on Iran overnight. To the rest of the day's news now, and Iran has launched a sweeping retaliatory strike against Israel. 1 अप्रैल 2024 को इजराइल सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानियन कॉन्सुलेट पर हमला कर देता है, जिसमें 16 लोगों की मौत होती है। उन 16 लोगों में ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कुड्स फोर्स कमांडर एंड ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा की मौत हो जाती है। इस घटना के लगभग 12 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को पर्शियन गल्फ के करीब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक ट्रेड शिप को ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस शिप में 17 इंडियन क्रू मेंबर शामिल होते हैं और यह शिप इजराइल का था। शिप के किडनैपिंग का तरीका भी किसी फिल्म के सीन की तरह होता है, जिसमें हेलीकॉप्टर को शिप पर प्रॉपर लैंड किया जाता है और इसे ईरानियन बेस की तरफ ले जाया जाता है। उसी दिन 13 अप्रैल की रात को 331 मिसाइल एंड ड्रोन ईरान की तरफ से इजराइल पर दागा जाता है। इनमें से 99% मिसाइल को इजराइल, यूके एंड यूएस द्वारा हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। ईरान के ड्रोन की कुल कीमत 62 मिलियन यूएस डॉलर थी, वहीं उसे खत्म करने में 1.1 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ। ईरान के द्वारा कहा गया कि अगर इजराइल दोबारा हमला करेगा तो इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल से जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि पर्शियन गल्फ के करीब के देशों में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास ही है, इसलिए तो रसिया यूक्रेन वार में भी ईरान रसिया को ड्रोन एंड मिसाइल सप्लाई कर रहा था। पर क्या जो हम अभी ईरान इजराइल का वार देख रहे हैं वो कुछ दिनों का है? इसका जवाब है नहीं। इजराइल ईरान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए हमें ईरान के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। 1925 यह वह समय था जब ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज हुआ करता था। पहलवी डायनेस्टी यूएस को सपोर्ट करता था। अब इस बात में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यूएस किसी को ऐसे ही सपोर्ट करेगा। उस समय ईरान यूएस एंड यूएस के एलाइज कंट्री को बहुत ही सस्ते दामों में क्रूड ऑयल प्रोवाइड करता था। अमेरिका एंड ईरान के रिश्ते उस समय इतने अच्छे थे कि ईरान का कल्चर यूएस एंड वेस्टर्न कल्चर से ही प्रभावित था। ईरान में महिलाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं था। महिलाएं जैसे चाहे वैसे रह सकती थी, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती थी और गाड़ी भी चला सकती थी। शाह रजा पहलवी उस समय ईरान के राजा थे जिन्हें यूएस कंट्रोल करता था। सस्ते दामों में ऑयल खरीदने एंड ईरान के रिसोर्सेज को लूटने के कारण ईरान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा था। यूएस के विरोध में एक नेशनल मूवमेंट चलता है एंड 1951 में मोसादेह ईरान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मोसादेह सभी ऑयल कंपनियों को नेशनलाइज कर देते हैं एंड अमेरिका के अगेंस्ट भी एक्शन लेते हैं। अब अगर यूएस की इकोनॉमी को नुकसान होगा तो यूएस कुछ ना कुछ स्टेप तो लेगा ही। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अमेरिका एंड यूके के इंटेलिजेंस सर्विस ने मोसादेह को हटाकर फिर से ईरान की पूरी पावर शाह रजा पहलवी को दे दी। लेकिन 1979 में फिर से एक मूवमेंट चलती है, पर इस बार ये मूवमेंट नेशनल मूवमेंट न होकर इस्लामिक मूवमेंट होता है, जिसे आयतुल्लाह खुमैनी लीड करते हैं और बाद में आयतुल्लाह खुमैनी ही ईरान की सुप्रीम लीडर बन जाते हैं और इससे पूरे ईरान की दशा और हवा बदल जाती है। ईरान जहां पहले इजराइल को क्रूड ऑयल प्रोवाइड करता था, इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता था, वहीं 1979 के बाद ईरान इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक एंड कॉमर्शियल रिलेशन को तोड़ देता है और इजराइल को कंट्री मानने से भी इनकार कर देता है। आयतुल्लाह कहता है कि पैलेस्टीन को हमें इस्लामिक काउज से देखना चाहिए। इस्लामिक रेवोल्यूशन होने के बाद ईरान यूएस को बिग शैतान एंड इजराइल को लिटिल शैतान कहने लगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूएस एंड इजराइल के द्वारा स्टक्सनेट मैलवेयर के जरिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश हो या न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवाना, ये सभी ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है। इसका जवाब ईरान को भी तो देना था। ईरान भी लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती रिबल्स के जरिए इजराइल पर अटैक करवाता है। वहीं इराक में ईरान की तीनों फोर्सेस प्रेजेंट है। सीरिया की गवर्नमेंट बशर अल असद को भी ईरान सपोर्ट करता है। देखा जाए तो ईरान भी इजराइल को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करता रहता है, पर इजराइल के एडवांस टेक्नोलॉजी, पैसा एंड यूएस का सपोर्ट इजराइल को ईरान जैसे कंट्री से बहुत आगे रखता है। ईरान भी बहुत अच्छे से जानता है कि ये वही इजराइल है जो 1967 के 6 डेज वॉर में अरब कंट्री को अकेले हराया था और वॉर में जीतने के बाद इजराइल सीरिया का गोलन हाइट, जॉर्डन का वेस्ट बैंक एंड इजिप्ट का गाजा स्ट्रिप एंड सिनाइन पेनिनसुला कब्जा कर लेता है। ईरान चाहता है कि यरूशलेम में अल अक्सा मॉस्क पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काबिज हों
आपको बता दें कि अल अक्सा मॉस्क इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर इस्लाम इन द वर्ल्ड। सऊदी अरबिया में मक्का मदीना है, जिसके कारण सऊदी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है। यदि अल अक्सा मॉस्क पर ईरान का कंट्रोल होगा तो मुस्लिम वर्ल्ड ईरान को अपना लीडर मान सकते हैं। सऊदी ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण सऊदी का सुन्नी मेजोरिटी होना है, वहीं दूसरी तरफ ईरान का शिया मेजोरिटी होना है। ईरान यमन में मौजूद हुती रेबल्स के द्वारा सऊदी पर अटैक भी करवाता रहता है, इसलिए दोनों इस्लामी कंट्री होने के बावजूद भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक साथ खड़े नहीं होते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से ही इजराइल के साथ रहा है और इसी कारण ईरान का सपोर्ट रसिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया जैसे देश करते हैं। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बने, इसलिए जब से ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की है तब से अमेरिका बार बार ईरान पर सैंक्शन लगाता रहता है। ट्रम्प के पीरियड में लगभग 960 सैंक्शन ईरान पर लगाए गए, पर ईरान की इकोनॉमी पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं हुआ। ईरान की इकोनॉमिक ग्रोथ 2.4% इन 20-21 रही एंड 3.1% इन 21-22 रही। ईरान की इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने में रसिया एंड चाइना का इम्पोर्टेंट रोल रहा। सैंक्शन के बावजूद चाइना ईरान से क्रूड ऑयल लेता रहा, साथ ही साथ रसिया एंड चाइना ईरान को लोन भी प्रोवाइड किया। लेकिन रिसेंट बार में अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ईरान पर दोबारा अटैक करता है तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। पर अमेरिका की बात को ना मानते हुए 19 अप्रैल को इजराइल ईरान पर कुछ मिसाइल के जरिए हमला किया, Strike against Iran by Israel was limited. जिसके कारण अमेरिका ने इजराइल के कुछ मिलिट्री ग्रुप पर सैंक्शन लगा दिए। क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, रसिया यूक्रेन वॉर, कोविड-19 जैसे इवेंट ने अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट किया है। अगर ईरान इजराइल में फुल फ्लेज्ड वॉर होती है तो अमेरिका में महंगाई बढ़ना तय है और अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। हाल फिलहाल की सिचुएशन को देखकर लगता तो नहीं है कि ये बार आगे तक चल पाएगा या ये बार वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेगा। यूनाइटेड नेशन भी इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है। वैसे अगर आप यूनाइटेड नेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो किनारे वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।